वेलकम टू ऑल सीटेट प्रिपरेशंस। जितने भी स्टूडेंट्स सीटेट प्रिपरेशन से जुड़े हुए हैं आप सभी का स्वागत है। तो ये नया चैनल है और ये इस चैनल की फर्स्ट वीडियो है जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट की प्रिपरेशंस। तो आज से स्टार्ट करेंगे सीडीपी का फर्स्ट लेक्चर जिसका नाम होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ से आपके 4 या 5 नहीं तो 2 या 3 हमेशा क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में। सीटेट में पैडागोजी में भी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से और डायरेक्ट भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई भी पेपर आप उठाकर देखोगे सीटेट का लास्ट ईयर का तो 2-3 क्वेश्चंस आपको यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फिर ये हमने बीएड वाले में भी हमने किया था डिस्कस और ये यहाँ पर भी है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग इसमें नहीं है। जो अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है वही आपको यहाँ पढ़ना है और वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोथ क्या है। ग्रोथ को हिंदी में कहते हैं वृद्धि और वृद्धि क्या है ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, वृद्धि का अर्थ शारीरिक वृद्धि से है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनके शरीर के अंगों में भी जो बढ़ोतरी है वो होती जाती है। ठीक है, साधारण तौर पर वृद्धि का अर्थ बच्चे के शारीरिक शरीर के विभिन्न अंगों का विकास और अंगों की क्रिया की क्षमता से लिया जाता है। मतलब वृद्धि का विकास कहाँ से लिया जाता है? वृद्धि का विकास इसलिए लिया जाता है कि बच्चे के शरीर के जब अंग बढ़ने लगते हैं, बच्चे की जब ग्रोथ होने लगती है, जब हम देखते हैं ना कि बच्चे की इतनी हाइट हो गई है। पहले छोटा बच्चा होता है उसकी हाइट कम होती है, फिर उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज़ होने लगती है। जो उसके हाथ पैर है वो बड़े होने लगते हैं। पहले आपने छोटे बच्चे के हाथ पैर देखे होंगे, वो कितने छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करता है उसके हाथ पैर भी बड़े होते जाते हैं, उसका जितना भी फिजिकल स्ट्रक्चर है वो बड़ा होता जाता है। ठीक है, तो उसको हम देख सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं और उसको हम नाप तोल भी सकते हैं कि हमारी हाइट कितनी हुई है, हमारा वजन कितना हुआ है, ये सब। ठीक है, इस वृद्धि को नापा या तोला जा सकता है, वही पॉइंट आ गया। और यही पॉइंट आपसे सीटेट में पूछा भी जाता है कि वृद्धि को नापा या तोला जाता है या नहीं, या फिर वृद्धि को किस तरह से नापा तोला जाता है, या फिर वृद्धि क्या है। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप इसका व्यवहार किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। मतलब कौन कौन से फैक्टर जो इसको इफेक्ट करते हैं वो भी हम देखेंगे। ओके, तो हमारी ग्रोथ क्या हुई? बच्चे के जब शरीर के अंग जब बढ़ने लगते हैं और उसको हम देख सकते हैं, उसको माप सकते हैं, तोल सकते हैं, बच्चे की हाइट कितनी हुई है, वेट कितना हुआ है, तो उसको वृद्धि कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ही डेफिनेशन है। डेफिनेशन वैसे ज़रूरी नहीं है सीटेट में, क्योंकि डेफिनेशन सीटेट में कभी नहीं पूछी जाती। जो मेन है वही डिस्कस करेंगे। उसके बाद है विकास। विकास मतलब डेवलपमेंट। ठीक है, वृद्धि और विकास अलग अलग चीज़ें हैं, इनको हम यहाँ अलग अलग देखेंगे। तो सेकंड हम देखेंगे विकास का अर्थ क्या है, विकास का मीनिंग क्या है। ठीक है, विकास का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के आंतरिक व बाह्य अवयवों में जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ निश्चित प्रकार में परिवर्तन होते रहते हैं। जब किसी व्यक्ति के फीलिंग्स जब किसी व्यक्ति के इमोशंस जो है वो चेंजेस होते रहते हैं और वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहते हैं। ठीक है, जब उनमें चेंजेस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। ठीक है, और ये जो विकास होते हैं गुणात्मक परिवर्तन होते हैं इसमें। ठीक है, विकास में क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। ओके, बच्चे के शरीर की वृद्धि के साथ साथ इसकी मानसिक विकास भी, मतलब बच्चे का मानसिक विकास भी होता रहता है। जब बच्चे का विकास होता है, जब बच्चे की फीलिंग्स, जब बच्चे के इमोशंस, जब इस बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप होती जाती है तो बच्चे की जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो भी इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, और इसको हम माप तोल नहीं सकते। ठीक है, हाइट वेट हमने माप लिया कि कितनी हाइट बढ़ी है बच्चे की और कितना बच्चे का वेट बढ़ा है, वो हम देख सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे का दिमाग कितना इंक्रीज हुआ है, कितना बच्चा इंटेलिजेंट हुआ है, वो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि पहले बच्चा कितना इंटेलिजेंट था, पहले बच्चे ने कितना समझा है बातों को, दूसरों की बातों को समझता है, दूसरों की फीलिंग्स को समझता है, नहीं अपनी फीलिंग्स जो है उनको कैसे दूसरों के साथ शेयर करता है या फिर कैसे प्रेजेंट करता है। तो ये सब तो इनको हम जस्ट फील कर सकते हैं, इसको माप तोल नहीं सकते। कभी आपने देखा है, ये सुना हो या फिर आपने ये कहा हो कि इसका दिमाग कितना किलो बढ़ गया है या फिर इतना इसकी जो फीलिंग्स है वो इतने किलो बढ़ गई, ये कभी नहीं होती। बस हम इसको फील करते हैं और ये फीलिंग क्या होती है, यही डेवलपमेंट होता है और इसको कभी भी मापा तोला नहीं जाता। ठीक है, तो इसमें भी ये जस्ट परिभाषा, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है
अंतर, क्या डिफरेंस दोनों में, वृद्धि और विकास में। यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चंस मिलेगा आपको यहाँ से, वृद्धि और विकास में अंतर कौन कौन से होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मुख्य बिंदु है, मतलब मेन पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर वृद्धि है और उसके बाद यहाँ पर विकास। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थ देखते हैं। वृद्धि का क्या अर्थ है? शारीरिक संरचना में होने वाली बढ़ोतरी क्या होती है? वृद्धि कहलाती है, क्योंकि जब बच्चे की शारीरिक जो गति होती है वो कैसे इंक्रीज होती है, बच्चों के जो अंग होते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, कैसे उनका विकास होता है, कितनी गति से वो बढ़ते हैं, वो हम देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो 7-8 साल का बच्चा है, कोई बच्चा ऐसा होता है जिसकी जो अंग होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी सा बच्चा होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं थोड़े से वीक से होते हैं और 12-13 साल में भी वो बता नहीं सकते कि इसकी एज इतनी हो गई है। ठीक है, तो वो क्या है, उसका शारीरिक डेवलपमेंट, शारीरिक जो वृद्धि उसकी हुई है वो कैसे हुई है। ठीक है, वो हम नाप तोल कर बता सकते हैं कि इसका वेट कितना है, इसकी हाइट कैसी है। ठीक है, तो ये वृद्धि का अर्थ हो गया कि शारीरिक संरचना में होने वाली बढ़ोतरी क्या कहलाती है? वृद्धि कहलाती है। बस इतनी सी बात। ओके, उसके बाद है विकास। विकास में क्या है? विकास परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ एक निश्चित क्रम है। परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ एक क्रम कैसे है कि हम कैसे मैच्योर होते हैं, हमारे अंदर जो मैच्योरिटी है वो कितनी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो एक निश्चित क्रम की ओर, एक निश्चित क्रम की तरफ बढ़ती है कि जब बच्चे होते हैं स्टार्टिंग में, छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाती है तो मैच्योरिटी अपने आप इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, उसके बाद क्षेत्र इसका देखते हैं। वृद्धि का क्षेत्र कैसा है, दायरा कैसा है इसका? वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है, इसमें केवल शारीरिक परिवर्तनों को ही शामिल किया जाता है। मतलब इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि बच्चे की हाइट वेट कितनी बड़ी है। ठीक है, एक सीमित होता है और एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, मतलब एक लिमिट टाइम होता है कि इस टाइम तक ही ये इंक्रीज़ होंगी, कि 18 साल तक की बच्चे की जो हाइट है वो इंक्रीज़ होगी। अगर 18 साल तक जितनी भी हाइट बढ़नी है बच्चे की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक सीमित दायरा है, ये नहीं कि लाइफ टाइम तक हाइट बढ़ती रहती है, बच्चों की लाइफ टाइम तक हाइट नहीं बढ़ती। एक सीमित तक क्षेत्र होता है इसका कि इसी टाइम तक बच्चे की जो हाइट है वो बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद विकास है। विकास का क्षेत्र विस्तृत होता है, इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के परिवर्तन शामिल हैं। और ये क्या है, लाइफ लॉन्ग चलती रहती है ये प्रक्रिया, क्योंकि अलग अलग जो हम अलग अलग फील्ड में जाएंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे, हमारा सोसाइटी अलग अलग है, उनसे हम अलग अलग लोगों से मिलेंगे, सबका व्यवहार अलग अलग, बिहेवियर अलग अलग है। तो जैसे जैसे हम व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे तो हमारा जो चेंजेस है, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा बिहेवियर है, दूसरों के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। ठीक है, अगर हम मेल से मिल रहे हैं तो उनसे मिलने का जो हमारा बिहेवियर है वो अलग होगा, फीमेल से मिल रहे हैं उनसे मिलने का हमारा बिहेवियर अलग होगा, बच्चों से बात कर रहे हैं तो हमारा बिहेवियर अलग होगा, हम सोसाइटी में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे पर्सन इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर हमारे बातचीत करने का तरीका अलग हो जाएगा। तो इसी तरह से जो हमारे विकास का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, और ये हमेशा कैसे होता है, लाइफ लॉन्ग चलता है, निरंतर चलता रहता है। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ओके, उसके बाद मापन। वृद्धि में होने वाले सभी परिवर्तनों को मापा जा सकता है, जैसे कद, भार, आकार। मैंने बताया आपको कि जैसे हाइट वेट है हम इसको माप सकते हैं, लेकिन विकास में होने वाले अधिकांश परिवर्तनों को हम माप नहीं सकते, केवल इसको महसूस किया जाता है कि बच्चे में मैच्योरिटी कितनी आई है, बच्चे का विकास मतलब मेंटल विकास कितना हुआ है बच्चे का। ठीक है, इसको सिर्फ फील किया जाता है, इसको मापा नहीं जाता है। ये अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे सीटेट में कि वृद्धि का जो क्षेत्र है वो कैसा है, या फिर वृद्धि को मापा जाता है या नहीं, या फिर किस क्षेत्र को मापा जाता है, वृद्धि और विकास। यहाँ पर इस तरह से आपके लिख देंगे, वृद्धि लिख देंगे ऑप्शन में, वृद्धि फिर विकास, वृद्धि और विकास इस तरह से, या फिर इनमें से कोई नहीं, इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे। ठीक है, तो आपको अंतर पता होना चाहिए इन दोनों में। ओके, उसके बाद है समय अवधि। वृद्धि की आयु निश्चित होती है, एक निश्चित समय अवधि किशोरावस्था के बाद आकर रुक जाती है। तो एक लिमिट होती है इसकी कि एक एज होती है, एक एज के बाद जो वृद्धि होती है वो आकर रुक जाती है। ठीक है, उसके बाद है विकास। विकास की जो आयु होती है वो निश्चित नहीं होती है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, मतलब कभी नहीं खत्म होता विकास। व्यक्ति का विकास पूरी उम्र तक चलता रहता है। ठीक है, और कभी नहीं खत्म होता, ये हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है, लाइफ लॉन्ग चलती है, ये कॉन्टिन्यूस चलती रहती है और व्यक्ति के मृत्यु तक ये चलती रहती है और कभी भी खत्म नहीं होती। उसके बाद निर्भरता, कौन सी चीज़ किस पर डिपेंडेड है। ओके, तो वृद्धि विकास के बिना संभव होती है, मतलब वृद्धि विकास के बिना संभव हो सकती है, मतलब बच्चे की हाइट वेट, अगर बच्चे का विकास नहीं हुआ है तो वो बढ़ सकता है। अगर बच्चे में इमोशंस कम है या फिर बच्चे का जो मैच्योरिटी है वो कम है, कोई बात नहीं,
लेकिन वृद्धि उसकी उतनी ही होगी जितनी उसकी होनी है। जितनी उसकी हाइट बढ़नी है वो बढ़ेगी, जितना उसका वेट बढ़ना है वो बढ़ेगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इसका हाइट वेट तो उतना ही होता है जितनी एज के अकॉर्डिंग बढ़ना होता है, लेकिन उनमें जो फीलिंग्स होती हैं वो कम होती हैं, या फिर उनकी जो मानसिकता होती है वो कम होती है, और बहुत ही हट्टे कट्टे होते हैं क्योंकि उनको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं होती। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि वृद्धि विकास के बिना संभव हो सकती है। अगर बच्चे का विकास नहीं हो रहा है तो वृद्धि हो सकती है, ये इसके बगैर संभव है। ठीक है, उसके बाद विकास वृद्धि के बिना संभव हो भी सकती है और नहीं भी। तो यहाँ पर ये पॉइंट ये बताता है कि जो बच्चे का विकास होता है, जो व्यक्ति का विकास होता है, वो वृद्धि जो होती है बच्चे की, वो वृद्धि के बिना संभव भी है और नहीं भी। अगर किसी बच्चे की जो मानसिकता है वो ज़्यादा हो जाती है, मेंटल एबिलिटी उसकी ज़्यादा है, लेकिन उसकी एज और उसकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग वो उसे मैच नहीं करती। ठीक है, आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे कि अपनी एज के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, आपने कौटिल्य देखा होगा, छोटा सा बच्चा है लेकिन वो अपनी एज के अकॉर्डिंग, उसकी जो मानसिकता है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, या फिर उसके सोचने समझने की जो शक्ति है, उसकी जो मतलब याद करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोई भी बच्चा इस एज में इतना ज़्यादा नहीं सोच सकता, इतना ज़्यादा नहीं किसी भी चीज़ को याद कर सकता जितना उसको याद है। ठीक है, तो इसलिए इनका कहना है कि विकास वृद्धि के बिना संभव भी है और नहीं भी। यहाँ पर कोई रोल प्ले नहीं है वृद्धि का कि आपका शरीर बड़ा होगा, आपका वेट ज़्यादा होगा तो ही आप मैच्योर होगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद है परिमाणात्मक और गुणात्मक। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन परिमाणात्मक होते हैं क्योंकि इसमें जो भी चेंजेस होते हैं बच्चे के, वो क्या है, मापे जाते हैं, तोले जाते हैं। कोई भी बच्चे का हाइट वेट है वो बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है, तो हम उसको माप सकते हैं, तोल सकते हैं, और माप तोल के आधार पर ही हम बता सकते हैं इसका हाइट इतनी, इसकी हाइट इतनी है, इसका वेट इतना हो गया, इसका आकार जो इतना बढ़ गया है, तो हम माप तोल कर ही बता सकते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। अब वो कैसे होते हैं, देखिए, जो व्यक्ति होता है, जो बच्चा होता है, उसकी जो मेंटल एबिलिटी है, हम जैसे इंटेलिजेंसी देखते हैं बच्चे का आईक्यू देखते हैं, तो बच्चे का आईक्यू हम निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास कि बच्चे का आईक्यू लेवल कितना है, उसका आईक्यू कितना है। ठीक है, तो वो माप सकते हैं हम बच्चे के दिमाग को, लेकिन कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जिनको मापने का कोई रेशो नहीं होता कि उसकी फीलिंग कैसी हैं दूसरों के साथ, इमोशंस कैसे, अटैचमेंट कैसे, उसको हम किसी भी तरह से मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ उसको फील किया जा सकता है। लेकिन बच्चे का जो आईक्यू है उसको हम, देखो यहाँ पर मापा तोला मतलब इस तरह से नहीं कि इसको हाइट वेट के अकॉर्डिंग 2 किलो 3 किलो इस तरह से माप रहे, जस्ट हम उसको जैसे आंकड़े निकालते हैं, एक फॉर्मूला है बच्चे के आईक्यू निकालने का, तो यहाँ पर हम जज कर सकते हैं, आईक्यू निकाल सकते हैं बच्चे का, और वो क्या है, मेंटल एबिलिटी में आएगा, और वो कहाँ पर आएगा, वो विकास में ही आएगा। ठीक है, वृद्धि में नहीं आएगा वो। उसके बाद है प्रत्यक्ष और परोक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन प्रत्यक्ष होते हैं, हमारे सामने होते हैं। बच्चे की जो वृद्धि होती है, हाइट वेट जैसे इंक्रीज होता जाता है, वो हमारे सामने होता है कि 4 साल का बच्चा ऐसा था, इसकी हाइट वेट इतनी थी, हमने देखा है, और 10 साल का बच्चा ये हो गया है, पहले इसकी हाइट वेट इतनी थी, अब इसकी हाइट वेट इतनी है, तो हमारे सामने बड़े हुए हैं बच्चे, और हम इसके हाइट वेट को हमारे सामने बढ़ते हुए हमने इसको देखा। ठीक है, विकास में होने वाले परिवर्तन अधिकांश परोक्ष होते हैं, मतलब इनडायरेक्ट होते हैं, कभी दिखाई देते, कभी दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, उसके बाद है पूर्वानुमान या फिर भविष्यवाणी। वृद्धि में होने वाले जो वृद्धि होती है उसके आधार पर भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते कि कोई बच्चा है जिसकी वृद्धि जो है वो बहुत बढ़ रही है, और हम ये कह दें कि इसका जो हाइट है वो 1 साल में इतनी हो जाएगी, या फिर 3 साल में इतनी हो जाएगी, 1-2 महीने में इतनी हो जाएगी, जैसे जैसे उसकी वृद्धि हो रही है। तो हो सकता है हमारी भविष्यवाणी गलत हो जाए, हम कह दें कि इसकी हाइट जो है वो 6 फुट चली जाए बच्चे की, लड़के की, लेकिन वो जस्ट 5 पर ही रुक जाए, तो भविष्यवाणी यहाँ पर सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो यहाँ पर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि हम जो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बच्चे का हाइट वेट इतना बढ़ेगा, वो बढ़ेगा ही, कन्फर्म बिल्कुल नहीं है कि हमने जो कहा है वो होगा। ठीक है, कुछ भी कन्फर्म नहीं है, तो यहाँ पर वृद्धि के आधार पर कोई भी भविष्यवाणी जो हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद विकास के आधार पर किसी बच्चे की भविष्यवाणी की जा सकती है, मतलब बच्चा अगर किसी क्लास में है, इंटेलिजेंट है, मैथ में इंटेलिजेंट है, तो हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि ये बच्चा आगे जाकर इंटेलिजेंट बनेगा, ये मतलब एक अच्छे पद पर जाएगा, और इंटेलिजेंट है क्योंकि स्टार्टिंग से इंटेलिजेंट है, तो हम स्टार्टिंग से बच्चे की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जो बच्चा अगर कोई बच्चा पढ़ाई में वीक है, तो हम बोलते हैं ना कि तुम आगे जाकर पता नहीं क्या करोगे, तुम्हारा
तुम्हारा आगे का भविष्य क्या होगा, तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए या नहीं, पेरेंट्स अक्सर बोलते हैं बच्चों को। तो भविष्यवाणी करते हैं किसी भी बच्चे को देख कर कि तुम आगे जाकर ये करोगे, है ना। तो यही बात है। तो वृद्धि को देखकर हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन विकास को देखकर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बच्चा आगे जाकर क्या करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर थे डिफरेंस आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं, 1-2 मार्क्स के सीटेट में हमेशा क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल इसका निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता मतलब कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, परंतु गति एक जैसी नहीं रहती है, कभी तेज और कभी धीमी हो जाती है। ठीक है, तो क्या है भी जो वृद्धि और विकास वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कभी हाइट वेट रुक जाता है, कभी कुछ टाइम के लिए कुछ जो वृद्धि जो वेट है वो इंक्रीज होता जाता है, हाइट इंक्रीज होती जाती है, तो इस तरह से। ठीक, तो सेकंड हमारा प्रिंसिपल होगा परस्पर संबंध का विकास। शरीर के एक पक्ष का वृद्धि और विकास दूसरे पक्ष के साथ अंतर संबंधित होता है। शरीर के एक पक्ष में विकास का प्रभाव दूसरे पक्ष पर भी न्यूनतम पड़ता है, जबकि एक पक्ष का अधिकतम विकास दूसरे पक्ष पर भी अधिक ही पड़ेगा। अगर कोई एक पक्ष है वो कम डेवलप हुआ है तो दूसरा विकास भी उसका कम ही होगा, अगर अधिक हुआ है एक पक्ष तो दूसरा पक्ष भी अधिक ही होगा, इस तरह से। और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे यहाँ पर, जैसे मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ बच्चा सामाजिक व संवेगात्मक रूप से भी पिछड़ जाता है। अगर किसी बच्चे के इमोशंस जो मेंटल एबिलिटी है वो कम है, तो उसकी जो फीलिंग्स होंगी दूसरों के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करने की, इमोशंस जो उसके होंगे वो दूसरों के साथ शेयर ही नहीं कर पाएगा। तो वो कैसा होगा, एक पक्ष का जो विकास हुआ है उसका वो दूसरे पक्ष के साथ क्या है, अंतर संबंधित है। ठीक है, दूसरों के साथ इंटर रिलेटेड है ये पक्ष। ठीक है, अगर बच्चा मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ तो अपने जो समाज के साथ इंटरेक्शन जो उसका कम होगा, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ कम शेयर कर पाएगा और दूसरों की फीलिंग्स को भी कम ही समझेगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, बच्चा सामाजिक और संवेगात्मक रूप से पिछड़ जाता है, जबकि सदा प्रसन्न रहने वाला बच्चा शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होगा। तो क्या है कि जो हमेशा खुश रहता है बच्चा, तो उसका जो शारीरिक रूप है, जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी कैसा होगा, डेवलप होगा, अच्छी तरह से विकसित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो बच्चा हमेशा उदास रहता है, हमेशा अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखता है, तो क्या होगा, उसको दूसरों के साथ फीलिंग शेयर करने में भी दिक्कत आएगी। और जो बच्चा हमेशा हैप्पी रहता है, खुश रहता है, तो वो दूसरों के साथ इंटरेक्शन भी उसका अच्छा होगा और उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो भी अच्छा ही होगा। ठीक है, तो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, यहाँ पर इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछ ले, जैसे यही है बिल्कुल सेम लगाकर चले कि मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ बच्चा सामाजिक और संवेगात्मक रूप से पिछड़ जाता है, ये कौन सा सिद्धांत है। ठीक है, तो ये कौन सा सिद्धांत होगा, आपका परस्पर संबंध का विकास। ओके, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। मैं लास्ट में दिखाऊंगी आपको किस तरह से यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है एकीकरण का सिद्धांत, यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। ये जो सिद्धांत आप देख रहे हो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सीटेट में बहुत बार पूछा जाता है ये वाला सिद्धांत। सबसे पहले बच्चे के संपूर्ण अंग का विकास होता है, उसके बाद उसके विभिन्न भागों का विकास होता है और अंत में उनमें क्या होता है, समन्वय हो जाता है। पहले तो पूरे संपूर्ण अंग का विकास होगा, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में उसका विकास होगा और उसके बाद क्या होगा, दोनों में समन्वय हो जाएगा और इस तरह से बच्चे का विकास हो जाएगा। कैसे, फॉर एग्जांपल देखते हैं, बच्चा शुरुआत में हाथ को हिलाना सीखता है, उसके बाद उंगलियों को हिलाना सीखता है और अंत में हाथ और उंगलियों दोनों को एक साथ हिलाता है। तो क्या है, पहले तो हाथ को हिलाएगा, उसके बाद उंगलियों को हिलाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा हाथ और उंगलियों को दोनों को एक साथ हिलाएगा। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चंस है और आपसे ये पूछ लिया था कि ये कौन सा सिद्धांत है। ठीक है, बिल्कुल सेम यही लाइन थी कि बच्चा शुरुआत में हाथ को हिलाना सीखता है, उसके बाद उंगलियों को हिलाता है और उसके बाद अंत में लास्ट में हाथ और उंगली दोनों को हिलाता है। तो ये कौन सा सिद्धांत हो गया, तो ये कौन सा सिद्धांत हो गया, आपका एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, और यहाँ पर है जिससे उन दोनों में समन्वय हो जाता है, इसे एकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक, उसके बाद है जो हमारा सिद्धांत नेक्स्ट है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। शुरुआत में बच्चा अस्पष्ट आवाज़ें निकालता है, इसके बाद उन्हीं अस्पष्ट आवाज़ों को वो बोलना सीख जाता है। मतलब जो पहले तो वो कुछ भी बड़बड़ाता रहता है, कुछ भी बोलता है, लेकिन उन्हीं आवाज़ों से फिर वो एक टाइम ऐसा आता है बिल्कुल क्लियर उसकी आवाज़ होती है, वो जो बोलना चाहता है वो बिल्कुल क्लियर बोलता है। ठीक है, या फिर बच्चा शुरुआत में हाथ पैर वैसे ही हिलाता है, मतलब कोई काम करने के लिए नहीं हिलाता है, हाथ पैर जैसे बच्चा मारता है और बाद में
विशिष्ट रूप से किसी चीज़ को पकड़ने की शुरुआत कर देता है, जिसे सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत इसको कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि बच्चा स्टार्टिंग में कुछ भी अस्पष्ट आवाज़ें निकालता है और उसके बाद वही अस्पष्ट आवाज़ें उसको बोलने के लिए प्रेरित करती हैं या फिर वो उन्हीं आवाज़ों से बोलना सीख जाता है। तो ये कौन सा सिद्धांत होगा? ये तो कौन सा सिद्धांत हो गया आपका? सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती हैं, सभी अपनी तरीके से अलग अलग हैं। कोई भी दो बच्चे किसी भी तरीके से समान कभी नहीं होते, दोनों का वृद्धि और विकास दोनों का अलग अलग ही होता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का सिद्धांत उसके व्यक्तिगत भेदों पर आधारित होता है, अर्थात समाज में कोई भी दो बच्चे वृद्धि और विकास की दृष्टि से एक समरूप नहीं पाए जाते। दोनों का विकास अलग होता है, दोनों की वृद्धि अलग होती है और इसको क्या कहा जाता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है विकास की असमान गति का सिद्धांत। वृद्धि और विकास वृद्धि और विकास कभी भी समान गति से नहीं चलते हैं। कई बार बच्चे की वृद्धि ज़्यादा हो जाती है परंतु विकास कम हो जाता है। कई बार यह देखा जाता है कि बच्चे की वृद्धि कम ज़्यादा और विकास कम ज़्यादा होता रहता है। अतः यह कहा जा सकता है कि वृद्धि और विकास कभी भी समान गति से नहीं चलते। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे की वृद्धि होती है, जो उसका आकार है वो तो बढ़ जाता है लेकिन जो उसकी मैच्योरिटी वो कम रह जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे की मैच्योरिटी तो ज़्यादा हो जाती है लेकिन उसका कद आकार जो है वो कम बढ़ता जाता है। तो दोनों की जो गति है वो कभी भी समान गति से कभी भी नहीं चलती। ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वृद्धि और विकास किस गति से बढ़ते हैं, क्या दोनों समान बढ़ते हैं या फिर दोनों असमान बढ़ते हैं। ठीक है, तो कभी भी वृद्धि और विकास एक साथ नहीं बढ़ते हैं, ये इन दोनों में क्या है? चेंजेस पाए जाते हैं। ओके, उसके बाद लास्ट है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास कैसा होता है बच्चे का? दिशा ऊपर से नीचे होती है, अर्थात सिर से पैर की तरफ। जब बच्चे का विकास होता है सिर से लेकर पैर तक होता है, जो दिशा चलती है बच्चे के विकास की। ठीक है, दूसरा होता है केंद्र से लेकर परिधि की ओर होती है। तो दो दिशा में बच्चे का डेवलप होता है, विकास होता है। एक तो हो गया सिर से लेकर पैर तक। जब बच्चे का जन्म होता है तो आपने देखा होगा सिर बड़ा होता है लेकिन जो अन्य अंग होते हैं बच्चे के, हाथ पैर हैं, बच्चे का जो भी बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो सिर बड़ा होता है लेकिन सिर के कंपैरिजन में हम देखें तो अदर जो बॉडी पार्ट होते हैं वो छोटे होते हैं। तो सबसे पहले जो विकास होता है वो किसका होता है? सिर का होता है। और जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है, जैसे 2 महीने का 3 महीने का बच्चा, आपने देखा होगा जो नॉर्मल साइज हो जाता है बच्चे के शरीर का और सिर का। ठीक है, तो दोनों में समन्वय हो जाता है। तो बच्चे का जो विकास होता है वो कैसे होता है? सिर से लेकर पैर तक होता है। ठीक है, दूसरा होगा केंद्र से लेकर परिधि की तरफ। ये केंद्र हो गया और बच्चे का विकास ऐसे होगा केंद्र से लेकर परिधि की ओर। ठीक है, तो दो तरह से बच्चे का विकास होता है। शरीर के ऊपर वाले अंग का विकास पहले होता है और नीचे वाले अंग का विकास बाद में होता है। तो आपने ये ध्यान अभी तक नहीं दिया है तो आप देख सकते हो कि बच्चे का विकास कैसे होता है। बच्चे का जो सिर होता है वो अदर बॉडी पार्ट से बहुत थोड़ा बड़ा होता है और बच्चे का विकास भी ऐसे ही होता है सिर से लेकर पैर तक। ओके, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बच्चे का जो विकास होता है सिर से लेकर पैर तक, इसको क्या कहा जाता है? स्फेलोकोडल से। ठीक है, सिर से लेकर पैर तक ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में कि बच्चे का जो सिर से लेकर पैर तक विकास होता है इसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहेंगे? स्फेलोकोडल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन में इसी तरह से आपको मिलेंगे, मैं दिखा दूंगी आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो दूसरा जो विकास है ये है केंद्र से लेकर परिधि तक होता है, ये केंद्र हो गया और ये निकट से दूर की तरफ जाएगा और इसको क्या कहा जाता है? प्रोक्सीमोडिस्टल इसको कहा जाता है। ठीक है, मैं एक पेपर दिखा देती हूँ आपको। ये एक सीटेट का पेपर है जो 2018 में हुआ था, इसमें पूछा गया था ये वाला क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन ही है, ये देखिए, शरीर के केंद्र भाग में परिधियों या फिर अंगांगों की ओर का विकास क्या दर्शाता है? इसको क्या कहा जाता है? तो विकर्णीय विकास का सिद्धांत, विकेंद्रीकृत विकास का सिद्धांत, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को कहा जाता है या फिर सोपानीय विकास के सिद्धांत को इसको कहा जाता है। तो इनका पूछने का मतलब क्या है? जो निकट से लेकर दूर का जो सिद्धांत है, जो बच्चे के सेंटर से लेकर अदर बॉडी पार्ट से जो बच्चे का विकास होता है इसको क्या कहा जाता है? ये वाला थर्ड वाला आपका ऑप्शन जो आंसर है वो हो जाएगा प्रोक्सीमोडिस्टल, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने हमारा जो विकास है वो दो ही तरह का है, एक तो है स्फेलोकोडल है और दूसरा हमारा क्या है? प्रोक्सीमोडिस्टल। ठीक है, तो दो ही विकास हमने पढ़े हैं। तो इसमें
आपका ये क्या हो जाएगा, निकट से लेकर दूर वाला जो सिद्धांत है, ठीक है। ओके तो ये आपको समझ में आ गया कि जो स्फेलोकोडल है वो सिर से लेकर पैर तक का विकास होता है बच्चों का, और जो प्रोक्सिमोडिस्टल है वो कहाँ तक होता है बच्चे का, केंद्र से लेकर परिधि तक या फिर निकट से लेकर दूर तक विकास होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी आपने देख लिया किस तरह से पूछा जाता है। उसके बाद है विकास वंशानुक्रम और वातावरण के परस्पर अंतक्रिया का परिणाम होता है। जो इन्वायरमेंट है और जो हेरिडिटी है, दोनों का परस्पर अंतक्रिया होती है, दोनों का अंतक्रिया का परिणाम ही है क्या, विकास, ठीक है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है डेवलप और ये है पर्सनैलिटी, ठीक है। तो डेवलप किस तरह से होता है, ये है आपकी इन्वायरमेंट और ये है आपकी हेरिडिटी, ठीक है। तो दोनों में गुणात्मक विकास होता है इनका, योगात्मक कभी नहीं होता। ये एग्जाम में पूछा गया था कि जो बच्चे का विकास होता है वो किस तरह से होता है, जो वातावरण है और जो वंशानुक्रम है उसका योगात्मक रूप है या फिर इसका गुणात्मक रूप है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों का आप कंफ्यूज नहीं होना। तो ये क्या है, गुणात्मक है, ठीक है। डी डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, हेरिडिटी और पर्सनैलिटी, इस तरह से बच्चों का विकास होता है, ठीक है। उसके बाद है विकास रेखीय नहीं होता बल्कि स्पाइरिंग आकार का होता है। इनका कहना है कि जो विकास होता है वो बच्चों का रेखीय नहीं होता है बल्कि स्पाइरिंग में बच्चे का विकास चलता जाता है। इस तरह से बच्चे का विकास चलता जाता है। कोई भी चीज़ है, जो पहली जो चीज़ बच्चे ने सीखी वो दूसरों के साथ, दूसरी जो क्रिया बच्चे ने सीखी है वो इसी के साथ क्या है, इंटरलेटेड है, दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। जो बच्चे ने सीखा है वो उसी के आधार पर बच्चा नई बातों को सीख रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है कि जो विकास है वो कैसा है, स्पाइरिंग है या फिर रेखीय है। तो आपको क्या लिखना है, आंसर स्पाइरिंग है बच्चे का विकास, स्पाइरिंग आकार में होता है, रेखीय आकार में बच्चे का विकास नहीं होता है। उसके बाद है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। बच्चे में विकास के सभी जो पक्ष होते हैं हमारे सामने होते हैं, इसलिए विकास के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका विकास की अवस्थाएं। तो जो विकास की जो अवस्थाएं हैं, 6 अवस्थाएं यहाँ पर बताई गई हैं। एक तो है आपकी गर्भावस्था। गर्भावस्था के 3 एस्पेक्ट हैं, फर्स्ट बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भावस्था, ठीक है। तो ये गर्भावस्था के ही हैं ये सारी बातें। और सबसे ज़्यादा जो बच्चे का विकास होता है वो गर्भावस्था में होता है, ठीक है। बच्चे के जन्म के बाद इतना विकास नहीं होता जितना कि बच्चे का गर्भावस्था में विकास होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी शैशव अवस्था। ये है आपकी जन्म से लेकर 2 साल तक की अवस्था। इसमें कौन कौन से काल आएंगे बच्चे के, सीखने का आदर्श काल। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन में, सीखने का आदर्श काल जो होता है बच्चे का वो किस एज में होता है, ठीक है। जन्म से लेकर 2 साल होगा, 2 साल से लेकर 3 साल, 3 साल से 4 साल, या फिर जन्म से लेकर 4 साल। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सीखने का आदर्श काल कौन सा होगा, शैशव अवस्था, जन्म से लेकर 2 साल तक का होता है। जीवन का महत्वपूर्ण काल इसको कहा जाता है। अंग प्रत्यंगों का विकास, जो बच्चे के अंग होते हैं उनका डेवलपमेंट, उनका विकास होता है इस अवस्था में। बोलना, चलना, सीखना, सभी संवेग इसमें विकसित हो जाते हैं बच्चे का। जब बच्चा फील करेगा, जब उसको रोना आए, मतलब बच्चे को जब भूख लगेगी तो वो अपने इमोशंस को रोकर रिप्रेजेंट करेगा। जब उसको कुछ गर्म या ठंडा लगेगा, उसको गर्म फील होता है तो वो रोएगा, ठंडा होगा तो अपनी फीलिंग्स को वो जाहिर करेगा, ठीक है। तो जो भी उसके सेंसेस होते हैं, जो उसके संवेग है वो विकसित हो जाते हैं, उसको सभी चीज़ों की जो फीलिंग है वो समझ आ जाती है, ठीक है। ठंडा है, गर्म है, रोना है, हंसना है, खाना पीना, सब इसी टाइम में क्या है, जो बच्चे के संवेग है वो क्या हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद संवेगात्मक अस्थिरता होती है। इसमें सिर्फ अपने से मतलब होता है, दूसरों से कोई मतलब इस एज में बच्चे को नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद तीव्र विकास होता है परंतु गर्भावस्था से कम। यहाँ पर तीव्र विकास होगा बच्चे का शैशव अवस्था में, लेकिन गर्भावस्था से कम। ये है आपकी गर्भावस्था। गर्भावस्था में बच्चे का सबसे ज़्यादा विकास होता है, ओके। उसके बाद है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है आपकी पूर्व बाल्यावस्था, दूसरी आपकी उत्तर बाल्यावस्था। ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं ये आपको देखने को मिलेंगे सीटेट के एग्ज़ाम में, बिल्कुल सेम पॉइंट यही देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं पूर्व बाल्यावस्था में कौन कौन से काल आएंगे बच्चे के।
जीवन का अनोखा काल ये पूर्व बाल्यावस्था में होगा और ये 2 से 7 साल तक का होता है। कठिन काल भी इसको कहा जाता है। खिलौनों की अवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये खिलौनों की अवस्था पूछी जाती है, ये कौन सी एज में होती है। तो बाल्यावस्था में, अगर बाल्यावस्था ऑप्शन में नहीं है तो आपकी आएगी पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। सुनहरी अवस्था भी इसको कहा जाता है। उत्सुकता, जिज्ञासु, प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछते हैं इस एज में बच्चे। 2 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं उनके क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होते, हमेशा जिज्ञासु रहते क्वेश्चन पूछने के लिए। ज़िद्दी होते हैं, अपनी कोई भी मनमानी करने के लिए ज़िद करेंगे बच्चे। अगर उनको कुछ भी खिलौना पसंद आ गया तो उसके लिए ज़िद करेंगे, कुछ खाने की चीज़ें चाहिए उसके लिए ज़िद करेंगे, तो ज़िद्दी होते हैं इसमें। अहम केंद्रित होते हैं, सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, खुद का बस खुद को मिल जाए सब कुछ, दूसरे गए भाड़ में, दूसरे के बारे में कुछ भी इनकी फीलिंग्स नहीं होती, ठीक है। उसके बाद है संप्रत्यात्मक अवस्था होती है, पूर्व विद्यालय अवस्था होती है। विद्यालय में जाने से पहले की अवस्था कौन सी होती है? पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो बच्चे की प्रारंभिक विद्यालय अवस्था, इस तरह से आपसे पूछा जाता है, वो कौन सी होती है? तो एज आपसे पूछ ले तो वो होती है 7 साल। अब 7 साल क्यों होती है? आपके ऑप्शन में मिलेंगे 3 साल मिलेगा, 4 साल मिलेगा, 5 साल मिलेगा, 7 साल मिलेगा। तो बच्चे क्या करते हैं, 3 साल लगा आते हैं और बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर तो बच्चे 3 साल में बच्चे स्कूल में जाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बच्चे 3 साल में यहाँ पर जाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जहाँ पर बच्चों के वृद्धि और विकास के ऊपर जो थ्योरीज दी गई हैं, ये थोड़ी ना कि उन्होंने यहाँ के अकॉर्डिंग अपनी थ्योरीज दी हैं, उनके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उन्होंने अपनी बात कही है। प्याजे ने कही थी कि बच्चे की जो प्रारंभिक जो विद्यालय होता है वो 7 साल का होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था कब से होती है? 7 से लेकर 12 साल, ठीक है। और ये इसमें कौन कौन से आएंगे? जीवन की उत्पत्ति का काल, टोले गिरोह की अवस्था, ये इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक अवस्था इसको कहा जाता है सृजनात्मक की ओर झुकाव, इसको कहा जाता है। नैतिकता का विकास इसमें होता है। लिबिडो इसमें शांत होती है और मूर्त चिंतन होता है। लिबिडो मतलब क्वेश्चंस पूछने की जो जिज्ञासा होती है वो शांत होती है। यहाँ पर इतने क्वेश्चंस बच्चा नहीं पूछता, ठीक है। उसके बाद है लड़कियों का शारीरिक विकास, लड़कों से ज़्यादा होता है। लड़कियों का जो विकास होता है, जो उनकी बॉडी में जो भी हार्मोन्स चेंजेस होते हैं या फिर उनके कद आकार में जो चेंजेस होते हैं, उनकी आवाज़ में जो चेंजेस होते हैं, वो लड़कों से पहले इंक्रीज होते हैं, ठीक है। और वो कब होता है? बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था में भी कब? उत्तर बाल्यावस्था में, ठीक है। उसके बाद है किशोरावस्था। किशोरावस्था होती है आपके 12 से लेकर 20 साल तक। इसमें बच्चे के तीव्र संवेग होंगे, तनाव, तूफान या फिर संघर्ष की अवस्था भी इसको कहा जाता है। जीवन का वसंत काल इसको कहा जाता है। संवेग क्रांति होती है, अमूर्त चिंतन होता है, रीजनिंग बच्चे लगाएंगे, अपने व्यूज़ देंगे किसी भी टॉपिक पर। व्यक्तिगत पूजा, व्यक्तित्व पूजा कि किसी को भी आइडल मान लेंगे और उन्हीं के बारे में सोचेंगे और अपने आप को उन्हीं के अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तीव्र शारीरिक परिवर्तन इसमें होता है और ये है स्त्रियोचित या फिर पुरुषोबाधित भूमिका निर्वहन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ये कम ही आपसे पूछा जाता है। मोस्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, सीटेट में। उसके बाद लास्ट प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये आपसे नहीं पूछे जाते, सिर्फ आपके काम की चीज़ें हैं। फर्स्ट वाली एक तो है आपकी गर्भावस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था। बाल्यावस्था से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि आप बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हो और बीएड का जब आप एग्ज़ाम दोगे तो उस एज के अकॉर्डिंग के बच्चों के ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। किशोरावस्था से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आपसे, तो इस तरह से पूछ लेंगे। किशोरावस्था में ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, जब आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो यही पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे सीटेट के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आगे जो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चंस देखेंगे कि अब तक सीटेट में इस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखते हैं आप कितने क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हो और जो भी आपने अभी आज टॉपिक पढ़ा है उसके बारे में आपने कितना सोचा, कितना समझा है और कितना इसको फिल किया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो है एसएस के सब्जेक्ट की, टीचिंग सब्जेक्ट जो आपका एसएस है, और उसी से रिलेट करके जो एनसीईआरटी है वो कराऊंगी, ठीक है। थैंक यू।